फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकलिंग टीचर और मैं आपका अपना अजय सर। आई नो यू गाइस आर प्रिपेयरिंग सो हार्ड एंड स्टिल फीलिंग नर्वस बिकॉज इट्स इंग्लिश कोर, बट आई वुड से डोंट वरी बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड सम वीडियोस ओनली फॉर यू। इन वीडियोस में मैंने पिछले कुछ सालों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट किए गए जो एमसीक्यूज रहे हैं उन्हें लिया है, ठीक है। और इन्हें मैंने सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी बता दिया, मैंने इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि अगर इन थोड़ा घुमा फिरा कर भी तुमसे पूछ लिया गया देन यू विल बी एबल टू टैकल देम। ओके, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी तैयारी जितने आपने आज तक की बहुत अच्छी बात है। अब इन वीडियोस को 2 बार कम से कम देखेंगे, कुछ 2 से 3 वीडियोस आएंगे, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो परेशान ज़्यादा नहीं होना है, इधर उधर की बातें भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं हम लोग वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, और द लास्ट लेसन चैप्टर जो है उसके राइटर कौन है? तो ये है अल्फोंस डॉडेट, ठीक है। इस कहानी में उन्होंने फ्रांस और पर्सिया के बीच का जो लड़ाई था उसके बारे में दिखाया है, एक छोटे से बच्चे को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ उसके शिक्षक को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर इन अल्सेस? तो अल्सेस में ये जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्यों फेमस था? ठीक है, देखिए वो जो फ्रेंच है ना बच्चा, वो कहता है एक बार मन ही मन कहता है कि अब क्या बात हो गई, पिछले 2 सालों से जितनी बुरी खबरें आई हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड पे तो आई हैं। अब ऐसा क्या हो गया? ठीक है, और इतना कहते हुए आगे बढ़ जाता है, रुकता नहीं, वो स्कूल जाने के दौरान ये बात बताता है, यानी कि सिर्फ बुरी खबरें, ओनली बैड न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच इज द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कौन सा लैंग्वेज है ये बताना है आपको। एम हैमल टोल्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है, एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच इज द टेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह क्या लैंग्वेज है ये बताना है। उन्होंने क्या कहा था, ये उन्होंने अपने लास्ट लेसन में कहा था बच्चों से कि ये क्या है, फ्रेंच। फ्रेंच एक फ्रेंच क्या है, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। व्हाट डज लिंग्विस्टिक चॉइस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी? इस कहानी के संदर्भ में लिंग्विस्टिक चॉइसिंग का क्या मतलब है? तो फोर्सिंग वंस लैंग्वेज ऑन अदर्स, ये ही हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाता है। अपनी भाषा को किसी और के ऊपर जबरदस्ती थोपना, ये क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक चॉइसिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साहिब आलम्स नेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साहिब आलम का जो नाम है वो एग्जाम्पल है किस चीज का? मेटाफर का, आयरनी का, सिमिली का, या फिर पर्सोनिफिकेशन का? देखिए ये हो जाएगा आंसर आपका आयरनी का। आयरनी क्या क्यों होगा? क्योंकि जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमारे वास्तविक जो वहाँ का परिस्थिति होगा उसके बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, साहिब आलम का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है और दूसरी ओर उसका नाम क्या रखा गया है, साहिब आलम, यानी कि विश्व का मालिक। तो ये तो दोनों उल्टा हो गया ना, तो इसी को हम लोग आयरनी कहते हैं। सिंपल अगर समझा दूं तो ऐसी स्थिति जहां पर मान के चलिए कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, बहुत घटिया काम कर रहा है, और जब वो करके आ रहा है तब उन लोग बोल रहे वाह क्या काम किया तू, गजब शाबाश, ऐसे बोल रहे। ये क्या हो गया, आयरनी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन, सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या तात्पर्य है? क्या है, एजुकेशन, कि भैया वहां पर जीना तो एजुकेशन चाहिए? नहीं। रैक पिकिंग, हाँ रैक पिकिंग, जो रैक पिकिंग करेगा वही वहां जी पाएगा, क्योंकि वहां पर और दूसरा कुछ भी करने को है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, गार्बेज टू द एल्डर्स इन सीमापुरी इज अ, ठीक है। सीमापुरी के जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो गार्बेज है, वहां का जो कचरा है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या मीन्स है उसका? तो वो है मीन्स ऑफ सर्वाइवल। किस चीज का माध्यम है वो? जिंदगी को जीने का माध्यम है वहां पर जो कचरा है वो, क्योंकि वहीं से वो लोग चुनते हैं, बेचते हैं और कुछ पैसे जमा करते हैं, उसी से उनका पेट भरता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है यहाँ पर, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज डेंजरस बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वो बहुत खतरनाक है, क्यों है? वो है तो आपके हाई टेम्परेचर एंड डिंजी सेल्स के लिए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है और वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम रोशनी वाला जगह में बैठ के काम कर रहे हैं, कांच को बेंड करने का, सोल्डिंग करने का, वेल्डिंग करने का, आप जो भी समझे उसको, ठीक है, मोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, उनकी आंखों पे बहुत ज्यादा असर करता है। इस वजह से वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी क्या हो जाते हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं, उनकी रोशनी आंख की चली जाती है, क्योंकि उसमें जो पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है कांचों को चमकाने के लिए, वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट फोर्स मुकेश एंड हिज फैमिली टू वर्क इन द बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, तो भैया बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुकेश और उनकी फैमिली को मजबूर किसने किया है? तो कास्ट एंड पॉवर्टी, जिस जन कास्ट में उनका जन्म हुआ है और जिस स्थिति में, यानी कि जो गरीबी में उन लोग जन्म लिए, यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है कि वो लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, इसलिए उन्हें वो काम करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, डगलस फियर ऑफ वाटर वाज डीपली रूटेड इन एन इंसिडेंट दैट हैपेंड एट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है डगलस के जो पानी का जो डर था
उसकी जड़ें किस घटना से छुपी थी या फिर किस घटना से जुड़ी थी, ठीक है? और वो हुआ कहाँ था? तो वो याकिमा रिवर पे हुआ था, कैलिफोर्निया बीच, वाईएमसीए पूल या फिर लेक वेंटवर्थ में। तो वो हुआ था देखिए कैलिफोर्निया बीच पे हुआ था। एक्चुअली में उसको ना भूल जाता, बचपन में हुआ था सब कुछ भूलता, लेकिन उसकी माँ क्या करती थी, उसे रह रहकर कहानियाँ सुनाई करती थी। कहाँ की? वाईएमसीए जो वहाँ पर जो याकिमा रिवर है उसकी, कि वहाँ पर बेटा वो डूब गया, वहाँ पर बेटा वो डूब गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ध्यान से रहना, बच के रहना। इस चक्कर में बेचारा ना कभी वो बचपन का उस घटना को कभी भूल ही नहीं पाया, वरना बचपन की ऐसी चीज़ें लोग अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 11 है, द वाईएमसीए पुल वाज डैश डीप एट द डीप एंड, ठीक है? गहरा वाला जो हिस्सा था वाईएमसीए पुल का वो कितना गहरा था? तो 9 फीट था। ये अक्सर पूछ लेते हैं ये सवाल, ठीक है? हालांकि इसके अंदर सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, व्हाट डज डगलस मीन बाय द टेरर दैट इज इन द फियर ऑफ डेथ, ठीक है? डगलस का मौत के डर में छिपे आतंक या डर से क्या तात्पर्य है? कि भैया जो हम लोग डरते हैं वो डरते हैं एक्चुअली में मौत से नहीं डरते हम लोग, मौत का डर में ही असली डर है, मौत से कोई डर नहीं है, ऐसा कहते हैं वो। उसके पीछे का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, डेथ इज पीसफुल बट द फियर ऑफ इट इज टेरिफाइंग। डेथ क्या है? वो तो बहुत शांति देने वाला है, बहुत ही शांति देने वाला है, लेकिन इसका जो डर है उससे डरते हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेड ट्रैप पेडलर यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स फ्रॉम, वो रेड ट्रैप किन चीजों से बनाया करता था? वुड से, प्लास्टिक से, वायर से, लेदर से। तो वायर से बनाया करता था, ठीक है? इधर उधर घूमते फिरते चुन चुन लेता था थोड़ी तार, और उन्हीं से क्या करता था, बुनकर वो रेड ट्रैप बना दिया करता था, चूहादानी बना दिया करता था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई डिड द पेडलर फील द वर्ल्ड वाज अ बिग रेड ट्रैप, देखिए वो चलते फिरते एक दिन उसके दिमाग में ये ख्याल आता है ना कि भैया ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पूरी की पूरी क्या है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। क्योंकि बिकॉज इट ऑफर्ड बैड्स, है ना, रिचेस एंड जॉयज, ठीक है, टू ट्रैप पीपल, ये लोगों को लोभ देता है अलग अलग प्रकार के चारे के रूप में, और उसमें लोग फंस जाते हैं, और वो पूरे दुनिया में, इस दुनिया में क्या करते हैं, हमेशा के लिए एक चूहे की तरह फंस कर रह जाते हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया को ही क्या कहता है, वो बिग रेड ट्रैप कहता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 है, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर फॉर, ठीक है? आयरन मास्टर ने पेडलर को गलती से क्या समझ लिया था? तो नील्स ओल्फ समझ लिया था, यानी कि वो एक एन ऑल रेजिमेंटल अक्वेंटेंस, ठीक है? उनको लगा था कि उन्हीं का कोई जान पहचान का कोई उनके साथ में काम करने वाला कोई उनके फोर्स का ही, उनके जो जब वो सेना में थे वहां से है कोई, ठीक? क्वेश्चन नंबर 16 है, एडला परसुएडेड द पेडलर टू कम टू हर हाउस बाय, क्या कैसे मना ली थी वो पेडलर को उसके घर आने के लिए? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गिविंग हिम मनी, पैसे देकर, थ्रेटन हिम, धमका कर, ठीक है, या फिर बीइंग फ्रेंडली एंड कंपैशनेट, ठीक है? तो हाँ, ये सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बीइंग फ्रेंडली एंड कंपैशनेट। देखिए वो क्या करती है ना कि उसके पहले तो जो पेडलर है उसको मनाने की कोशिश कौन करता है? खुद आयरन मास्टर, लेकिन वो नहीं मना पाता है, तब वो अपनी बेटी को भेजता है एडला को, और वो जाती है और उसे बहुत कोशिश करती है मनाने का, अलग अलग तरीके से उसे बोलती है, फाइनली उसे मना लेती है कि भैया तुम बस चलो, नहा धोआ के खा पी के आराम ही करना, तुम कुछ मत करना, ठीक है? तुम उसको कुछ भी करवाने के लिए हम तुमको नहीं ले जा रहे, तुम बस खाना पीना और आराम करना, इससे क्या होगा, क्रिसमस भी हमारा अच्छे से बीतेगा। ऐसी कुछ कुछ बातें वो करती है जिससे वो मान जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिगो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक बाय लुइस फिशर, लुइस फिशर के द्वारा लिखे गए कौन से किताब से लिया गया है इस इंडिगो चैप्टर को? ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गांधीज ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, या फिर डी इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस किताब को वन ऑफ द बेस्ट बुक माना गया है अगर आपको गांधी जी के लाइफ के बारे में जानना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शेयर क्रॉपिंग वाज द मेन प्रॉब्लम इन, शेयर क्रॉपिंग क्या था, मेन प्रॉब्लम था कहाँ? लखनऊ में, पटना में, चंपारण में, अहमदाबाद में। तो चंपारण, चंपारण का जिक्र हुआ है, ठीक है, इंडिगो चैप्टर के अंदर का कहानी है ये, सॉरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी स्टे इन चंपारण इनिशियली, ठीक है, गांधी जी शुरू में कितने समय तक के लिए चंपारण में रहे थे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो वो रहे थे कितने? 7 मंथ, शुरुआत में वो 7 मंथ्स के लिए वहाँ रुकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जाकर फिर उसे बाद में 2 इयर्स तक रुकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, शुरुआत में पूछा है तो वो 7 मंथ्स, ठीक है, टोटल तो 2 इयर्स, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया वेयर, कहाँ? तो चंपारण में, है ना, चंपारण का जिक्र हुआ है कहानी के अंदर, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक लाइक अ, भैया वहाँ का जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो किसके जैसा दिखता था? कहानी में हमने पढ़ा था, वह हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, ठीक है, हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था वो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कांच लगे हुए थे और ढेर सारी लाइटें लगी हुई थी, इस वजह से।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ, ठीक है, पैनकेक्स किस किस चीज का ब्रांड नाम था? तो क्या वो किसी फूड का, खाने की वस्तु का, मेकअप मटेरियल का, कैमरास का, क्लॉथ्स का? तो मेकअप मटेरियल, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेकअप मटेरियल। ये पैनकेक्स एक कंपनी का नाम था जो आज तो नहीं है दुनिया में, बट जब वो हुआ करता था वो क्या बनाता था? मेकअप मटेरियल बनाया करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुबु वाज अ मैनी साइडेड जीनियस, ही वाज आल्सो अ, क्या था? साइंटिस्ट था, पोएट एंड नॉवेलिस्ट था, पॉलिटिशियन था, लॉयर लॉयर था? तो वो पोएट एंड सॉरी नॉवेलिस्ट था, ठीक है। कहानी में उसके बारे में बताया कि बहुत अच्छी कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत कुछ था, वो मल्टी टैलेंटेड इंसान था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इंग्लिश पोएट वाज विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो टू टॉक अबाउट, वो जो इंग्लिश पोएट था, ठीक है, जिसका शुरुआत उन्हें नहीं पता होता है कि ये कौन है, वो जेमिनी स्टूडियो किस चीज़ के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था? वो आए थे भैया किस चीज़ के बारे में बात करने थे? कम्युनिज्म, ठीक है, और यानी कि साम्यवाद, और साथ ही साथ द गॉड दैट फेल्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ जो फेल हो गया था, इसके बारे में बात करने के लिए वो आए थे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का था, अकॉर्डिंग टू सम सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज आर, ठीक है, बताना है आपको। सवाल पहले ये पूछ रहा है कि कुछ हस्ती है, बड़ी फेमस फेमस हस्ती है, उनके अनुसार इंटरव्यू क्या है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए हो जाता है, ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। एन ऑर्डर और थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, ठीक है, हमारा जो सांस नली है उसमें किसी किसी ने अंगूठा रख दिया है, इस समान है, क्योंकि ऐसी जगह पर बैठ के सबकी हालत खराब हो जाती है, अपने ही बारे में लोगों को, दुनिया को बताना जो छिपाना चाहता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले सवाल ही ऐसे पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अम्बर्टो इको रॉट हिज फेमस नॉवेल द नेम ऑफ द रोज एट द एज ऑफ, किस उम्र में उन्होंने इस नॉवल को लिखा था? द नेम ऑफ द रोज, ठीक है, तो ये लिखा था उन्हें 50 साल की उम्र में लिखा था, ठीक है। अब 50 साल की उम्र में लिखना चालू किया था, फिर भी उन्हें क्या, उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। खैर, इसको लेकर उनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन लिखा कब था? तो किस उम्र से लिखना शुरू किया था? 50 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डज अम्बर्टो इको कॉल द एम्प्टी स्पेस इन टाइम, समय में जो वो जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, जैसे एक काम आप कर रहे हैं, मान के चलिए कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाने के दौरान आपके पास बीच में 20 मिनट का खाली समय है, जिस दौरान आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो उस दौरान को हमने इस्तेमाल कर लिया, कान में एयरफोन लगाए और कुछ हमने पढ़ने वाला चीज़ सुन लिया। अब ये टाइम क्या किया हमने? यूटिलाइज कर लिया, तो कुछ काम हो गया यहाँ पर। तो ऐसे जब आप खाली समय को इस्तेमाल करते हैं तो उसका यूटिलाइज करना हो गया, तो इस स्थिति को, ऐसे समय को अम्बर्टो को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इंटरस्टेटिस, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है अंतराल, समय अंतराल, गैप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, सोफी एंड जेंसी वर एरमार्क्ड फॉर, एरमार्क मतलब समझेंगे पहले, ठीक है, निर्धारित होना, मतलब जो चीज उनके भाग्य में निश्चित हो, तो उनके लिए क्या करना निश्चित था भाई? तो उनका बिस्किट फैक्ट्री में काम करना निश्चित था, कहानी में इस चीज को साफ साफ बताया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, जॉफ वॉज जॉफ क्या था? एक ड्राइवर था, पायलट था, स्टूडेंट था, या फिर अप्रेंटिस मैकेनिक? अप्रेंटिस मैकेनिक था। जॉब कौन हुआ? जेंसी का भाई, ठीक है, जिससे वो सारी चीजें शेयर किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाई डिड सोफी वांट टू सी डैनी केसी, डैनी केसी को सोफी देखना क्यों चाहती थी? क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाई डिड सोफी वांट टू सी डैनी केसी, देखिए सी से यहाँ पर अर्थ है देखना नहीं, वो उस एक्चुअली में मिलना, ठीक है, वो उससे मिलना क्यों चाहती थी, ये पूछ रहा है सवाल। बी नंबर देखिए, सी हैड क्रश ऑन हिम एंड लिव्ड इन अ ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हीरो वर्शिपिंग, किसी को एकदम हीरो मान लेना और उसी जैसा चलना, उसी जैसा रहना, उसी के पीछे पागल हो जाना, ये क्या कहलाता है? हीरो वर्शिपिंग कहलाता है। इस चीज में वो क्या थी? वो एक हिसाब से उसको क्रश था किस पे? डैनी केसी पे, ठीक, इस वजह से वो क्या थी? उसके पीछे पागल थी और उससे मिलना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 में कौन सा राइमिंग स्कीम है, ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम होता क्या है। इसके लिए हम लोग को देखने की जरूरत है हर लाइन के लास्ट वर्ड को। जैसे पहला में क्या है? पेरेंट्स, ठीक है, दूसरा लाइन में क्या खत्म हुआ था? फ्राइडे, फिर आया था मदर, ठीक है, फिर आया था फेस। देखा जाए तो कोई भी वर्ड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। अगर हम राइमिंग स्कीम रखें ए बी सी डी, और इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, ये कभी भी रिपीट नहीं कर रहा खुद को। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होना कहा जाता है इसे, ठीक है, नो राइमिंग स्कीम, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं फ्री वर्ड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब दौड़ते हुए पेड़, ठीक है, और मैरी चिल्ड्रन मतलब खुशी मनाते हुए बच्चे, ये किस चीज के एग्जाम्पल है? सिमिली का,
है ना, कॉन्ट्रास्ट, यूथ वर्सेस ओल्ड एज, या फिर मेटाफर या एलिट्रेशन। ठीक है, देखिए आपका बहुत सिंपल हो जाना चाहिए, अगर आपको पता हो तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन दिखा रहे हैं कि इसकी तुलना किससे की गई है, तो उसकी जो माँ है, जो उसके बगल में ओपन माउथ डॉज्ड है, देख लाश के समान लग रही है देखने में, ठीक है, उनसे कंपेयर किया गया कि एक साइड उनकी माँ है जो इस प्रकार की लग रही है, दूसरे साइड देखिए पेड़ क्या कर रहे हैं, दौड़ते भागते से लग रहे हैं, यानी कि एनर्जी से फुल है। दूसरे और बच्चे जो खुशी मना रहे हैं वो भी एनर्जी से फुल है, और इधर उनकी माँ एकदम सुस्त सी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है यूथ वर्सेस ओल्ड एज का। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट वाज द पोएट्स पार्टिंग वर्ड एट द एयरपोर्ट। ठीक है, पोएट जो हमारी पोएट्स है, सॉरी, जो हमारी पोएट है, उनका एयरपोर्ट पर अपनी माँ से अलग होते वक्त, ठीक है, वो वर्ड्स क्या थे जो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा था सी यू सून अम्मा। ठीक है, और इतना बोल के वो स्माइल की बस स्माइल ही करते थे, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा था, पता नहीं अगली बार मम्मी से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, इस वजह से वो ऐसा कहती है और स्माइल ही करते रहती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्माइल एंड स्माइल इन द पोएम शोज। ये वाला जो वर्ड जो बार बार रिपीट हुआ है, ये किस चीज को दर्शाता है पोएम के अंदर। ठीक है, तो ये दर्शाता है एन एफर्ट टू हाइड हर फियर एंड पेन। ठीक है, ये एक प्रकार का कोशिश है, जो उसके अंदर जो चल रहा है, जो दुख में है, जिस प्रकार का तकलीफ में है, वो उस चीज को छिपाने का कोशिश कर रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन एफर्ट टू हाइड हर फियर एंड पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा फियर बोले तो कौन सा फियर, वही बचपन वाला डर जो हम लोग को बचपन में हुआ करता है, जहाँ माँ बाप कहीं जाएगा तो लगता है कि उन्हें छोड़ के चला जाएगा, कि क्या करेगा, हम लोग रोने लगते हैं, वही वाला डर। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डज काउंट टिल 12 सिग्निफाई इन कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट चैप्टर में 12 तक गिनने की जो बात की गई है, ये किस चीज को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है, देखिए 12 मंथ्स या 12 आवर्स को। ठीक है, कि भैया एक दिन के लिए तुम कुछ भी मत करो, एक पल के लिए तुम कुछ भी मत करो, ये इस प्रकार के बारे के 12 महीने मत करो कुछ, 1 साल मत करो, 1 दिन मत करो, मतलब कुछ तो समय दो खुद को और रुक जाओ, कुछ भी मत करो उस दौरान। और उस दौरान क्या करो, तुम खुद के बारे सोचो, सोचो जरा तुम जिस प्रकार से जिंदगी को जी रहे हो, क्या सही जी रहे हो। ठीक है, अपने बारे भी एक बार सोच कर देखो, हमेशा सिर्फ खुद अपना मतलब के लिए जिए जा रहे हैं, और ऐसा मतलब रख रहे हैं खुद से कि खुद का भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरे साथ जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक बार इस पे सोचना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये चीज कहा गया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म डैश इफ वी स्टे क्वाइट। यदि हम शांत रहे तो ठंडे समुद्र में मछुआरे जो है, वे लोग क्या नहीं करेंगे, एक खाली जगह है, को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वेल्स को, कहानी के अंदर जिक्र हुआ है, ठीक है, वेल्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, व्हाट इज द सैडनेस द पोएट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट। ठीक है, वो जो कीपिंग क्वाइट चैप्टर के अंदर किस उदासी की बात करते हैं, ठीक है, किस उदासी का जिक्र कर रहे हैं हमारे जो लेखक हैं, तो वो कर रहे हैं फेलियर इन एग्जाम, नहीं, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 37 का। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, कि इंसान बिना रुके बस क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, और खुद के बारे में भी नहीं सोच रहा है। ठीक है, और मौत के डर में बस जीते जा रहा है, जीते जा रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का उदासी है, इससे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा, एक बार शांत होकर इत्मीनान से खुद के बारे सोचना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थ कैन टीच अस दैट देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट। अपेरेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट, ब्यूटी, ठीक है, या फिर स्टिलनेस और डेथ, नॉइज, लाइट। तो इस पोएम के अंदर, ठीक है, किसका जिक्र हुआ है, स्टिलनेस और डेथ के, मतलब वो जो कवि है वो बोलते हैं कि हमें शांत रहना है, लेकिन ऐसे नहीं शांत रहना है कि हम तुम्हें मरने नहीं कर रहे हैं, हम मर जाने को नहीं कह रहे हो रहा है, तुम्हें धरती के जैसे शांत रहना है। जैसे धरती लगता तो बिल्कुल शांत है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो जीवंत है, उसी प्रकार से हमें भी शांत रहना है, जिंदा रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक रेफर्स टू। ठीक है, ये जो इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमर बनाने वाला अमृत, सीधे सीधे कहे तो अमृत, ये जो अमृत का अंतहीन फव्वारा, इसका जो बात हुआ है कहानी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो किस चीज का प्रतीक है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर एंड स्टोरीज ऑफ हीरोज, ये इसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रैंडर ऑफ द डोम्स रेफर्स टू। ठीक है, ग्रैंडर ऑफ द डोम्स का अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रैंडर ऑफ आवर डोम्स रेफर्स टू। ठीक है, ग्रैंडर ऑफ आवर डोम्स
का क्या अर्थ है, ये आपको समझाना है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैग्निफिसेंस ऑफ आवर डेड एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज थे उनका जो महान बलिदान था या फिर उनके जो महान कार्य थे, उनकी जो महिमा थी, वो भी क्या है, सुंदरता का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस, है ना। इसको आपको समझना है, इसका क्या मतलब है ये बताना है। तो सुंदरता की वस्तुएं कभी भी शून्य नहीं होती या फिर खत्म नहीं होती, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी को देख लेंगे आप। इट्स वैल्यू इंक्रीज एंड इट नेवर फेड्स। क्या होता है, जो सच में खूबसूरत चीज है कवि के अनुसार वो क्या होते हैं, बस और खूबसूरत होते जाते हैं समय के साथ, उनकी खूबसूरती कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज एंड इट नेवर फेड्स। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, इन अ रोड साइड स्टैंड द सिटी पीपल आर डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, रोड साइड स्टैंड वाला जो पोएम है, इसके अंदर शहर के लोगों का वर्णन किस रूप में किया गया, ये समझाना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे, बी हो जाता है, सेल्फिश एंड पॉलिश्ड। क्या दिखाएगा उनको, सेल्फिश और पॉलिश। अब इसको समझेंगे हल्का सा। तो शहर के लोग क्या मतलब ही बोला गया है, क्योंकि वो केवल क्या करते हैं, बाहरी दिखावे करते हैं, यानी कि पॉलिश्ड है वो। तो ये क्या है, मतलबी लोग हैं, उनको बस अपने आप से मतलब है, दूसरों से कोई मतलब है नहीं। चलिए 43 में देखते हैं, व्हाट डज द फ्लावर ऑफ सिटीज मीन। ठीक है, इसका क्या अर्थ निकल के आता है ये बताना है आपको। द लग्जरी एंड वेल्थ दैट कीप्स सिटीज रनिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द लग्जरी एंड वेल्थ दैट कीप्स सिटीज रनिंग, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। देखिए, ये उस धन का बात कर रहे हैं या फिर समृद्धि का बात कर रहे हैं जिसकी वजह से शहर फलते फूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द विलेज फॉर कंप्लेन दैट सिटी पीपल डोंट स्टॉप एंड इफ दे डू दे, आगे आपको जोड़ना है। ठीक है, पहले सपोज समझ लेंगे बोल क्या रहा है, कि गांव वाले शिकायत करते हैं कि शहर के लोग नहीं रुकते, और अगर वे रुकते हैं तो वे, आगे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाय एवरीथिंग, वो सब कुछ खरीद लेते हैं। ठीक है, कंप्लेन अबाउट द लैंडस्केप एंड साइंस। ठीक है, यही वो बात है जिसको वो लोग बोलते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अक्सर रुकते भी है तो गांव की प्राकृतिक सुंदरता में कमी निकालने या गलत साइन बोर्ड के लिए वहां के लोगों को बोलते हैं या फिर उस पर बात करने लग जाते हैं। ठीक है, कंप्लेन अबाउट द लैंडस्केप एंड साइन। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रेडी गुड टू अस एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे आर एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, पहले समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए आंसर तो ऐसे आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन कब होता है, ठीक है, तो होता है अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल किए गए हों तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीडी गुड डूअर्स। अगर कोई लालची है तो वो अच्छा काम करने वाला होगा, नहीं नहीं होगा। ये दोनों वर्ड क्या है, अपोजिट मीनिंग रख रहे हैं। फिर इधर देखिए बेनिफिसेंट बीस्ट, यानी बेनिफिसेंट मीन्स लाभदायक और बीस्ट मतलब खतरनाक जानवर, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट मीनिंग रख रहे दोनों वर्ड, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ। ठीक है, आंट जेनिफर किससे डरी हुई है, ठीक है, टाइगर से, द ऑर्डर ऑफ हर मैरिज एंड अंकल। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, वे अपने वैवाहिक जीवन के कष्टों से और अपने कठोर पति के दबदबे से डरी हुई है, सिंपल। चलिए, तो ये ऑर्डर ऑफ हर मैरिज एंड अंकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, द टाइगर्स आर शिवालरिक एंड प्राउड, दिस मीन्स दे आर। ठीक है, देखिए बाघ क्या है, शिवालरिक है यानी कि सूरवीर है, और प्राउड है, अभिमानी है। इसका मतलब है कि वे क्या है, वे लोग ब्रेव, ऑनरेबल एंड फेयरलेस है। ठीक है, ब्रेव, ऑनरेबल एंड फेयरलेस है। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस देखने का आपको कुछ तो फायदा हो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, अगर आप इन वीडियोस को देखकर जाते हैं तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और मैं बता दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन, मीडियम लेवल के क्वेश्चन और हार्ड लेवल के क्वेश्चन सब मिक्स करके देता है। तो इजी वाले सभी बना लेते हैं, मीडियम वाले कुछ बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, और हार्ड वाले बहुतों से छूट जाता है। मैंने सिर्फ उन हार्ड वालों को इसमें लिया है। इजी वालों का तो एक वीडियो बना दूंगा, 5 मिनट में आप सारा कर लेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, उसमें डेटा रहता है लेकिन इसमें लॉजिक भी लगाना होता है, इस वजह से ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द इवोरी नीडल वॉज हार्ड टू पुल बिकॉज ऑफ आंट्स। ठीक है, आंटी के किस चीज के कारण है, सो हाथी के दांत की बनी हुई सुइयों को खींचना मुश्किल था। पहला ऑप्शन देखेंगे, वीकनेस एंड मेंटल बर्डन। ठीक है, पहला ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर सही लग रहा है, क्या होगा, वीकनेस एंड मेंटल बर्डन। क्या हो जाएगा, वीकनेस एंड मेंटल बर्डन। देख लीजिए, हम बाकी ऑप्शंस को इसलिए नहीं बच रहे ताकि पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा समय बचाया जा सके। ठीक है, वीडियो को छोटा से छोटा बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट विल हैपन टू आंट्स टाइगर आफ्टर हर डेथ। ठीक है, आंटी की मृत्यु के बाद उनके बाघों का क्या होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, बी नंबर को देखेंगे। ठीक है, दे विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। ठीक है, क्या करेंगे, आंटी के मर जाएंगे, उसके बाद मतलब आंटी जी तो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके बाद वो जो उनका जो बनाया हुआ जो बाग है, जो कि उनके आज़ादी का प्रतीक है, वो क्या हो जाएगा, बाग हमेशा के लिए जीवित रहेगा, घूमेगा फिरेगा इधर उधर शान से। ठीक, जो इच्छाएं उनके अंदर थी, जिस प्रकार से बनाना चाहती वो जीते जी तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनके मर जाने के बाद वो क्या होगी, उनके द्वारा बनाए गए बाग ऐसा जिएंगे जैसा वो चाहती थी अपने जीवन को जीना। ठीक है, ये चीज को बताया गया है। तो दे विल गो ऑन फ्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने राइटर के नाम को पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 से 3 आपको भी पूछे ही जाएंगे, इसलिए जरूर से जरूर पढ़ के जाए, सभी को अच्छे से याद करें, दोनों ही चैप्टर के नाम जितने भी राइटर हैं उनके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है भाई, तो लेखक इसके हो जाता है एनिस जंग। ठीक है, 51 में देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। उस दिन क्या नोटिस किया था फ्रेंच ने जो कि अनयूजुअल था और दिन के मुकाबले। ठीक है, एम हेमल वाज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लॉथ। ठीक है, ये चीज देखा था। स्कूल वाज वेरी क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग। स्कूल बहुत ही शांत था संडे मॉर्निंग की तरह। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, विलेज पीपल वर सिटिंग इन द क्लास। गांव के कुछ लोग हैं जो स्कूल में आके क्लास में आके बैठे हुए थे। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी चीजें का जिक्र हुआ है कहानी के अंदर। ठीक है, इन सभी चीजों को देखकर हैरान होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाई डिड साहेब लीव ढाका। ठीक है, ढाका कहाँ है जी, बांग्लादेश में। तो उसने ढाका क्यों छोड़ दिया साहेब ने, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स। कि वहां जो तूफान आते थे ना, वो उनके खेतों को बर्बाद कर देते थे, नष्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर पेट तक भरने का खाना वो उगा नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहां रहकर क्या फायदा, जहाँ पर जमीन तो है लेकिन पेट तक ना भरा जा सके। ठीक है, इसी सोच के साथ वो वहां से निकल गए और भटकते भटकते कहाँ पहुंच गए, दिल्ली सीमापुरी के ये क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट डिड द बिग बॉय डू टू डगलस। वो जो बड़ा लड़का था, ठीक है, हट्टा कट्टा जो लड़का था, उसने डगलस के साथ क्या किया ये बताना है आपको। ठीक है, तो पुश्ड हिम, उसे धक्का दे दिया, टॉट हिम स्विमिंग, उसे तैरना सिखाया, टॉस्ड हिम इनटू 9 फीट डीप पूल। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाता है, टॉस्ड हिम इनटू 9 फीट डीप पूल। उसने क्या किया था, उठाकर उसे फेंक दिया था गहरे वाले हिस्से में पूल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाई डिड द क्रॉप्टर शो 30 करोनर टू द पेडलर। क्रॉप्टर मतलब वो छोटा किसान, ठीक है, पेडलर मतलब वो बिचौलिया नहीं, क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं फेरी वाला, है ना। उसको वो 30 करोनर जो उसका जो कमाई था पूरे महीना का, उसे क्यों दिखाता है। ऑप्शन देखेंगे हम। ए में है टू ब्रैग और बॉस्ट अबाउट हिज अर्निंग। अब उसका जो अर्निंग था उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर या फिर उसका बड़ाई करते हुए उसको बताने के लिए। हाँ, इसी वजह से वो बिलीव कराना चाहता था एक्चुअली में कि हाँ देखो, तुमको विश्वास नहीं हो रहा, देख लो हम दूध बेच के इतना पैसा कमाए हैं। इस प्रकार से वो इस वजह से उसे दिखाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। हु रोट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को किसने लिखा, तो लिखा है जॉन किट्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑन जेनिफर टाइगर इज रिटन बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया इसे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, द पोएम कीपिंग क्वाइट अपील्स टू द वर्ल्ड टू। ठीक है, ये कविता जो है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, पूरी दुनिया से क्या अपील करती है, ये आपको बताना है, किस चीज का अपील करती है। तो क्या कवि इसके माध्यम से चाहते हैं कि वो लोग क्या करें, जो सभी लोग हैं पूरी दुनिया के, कुछ पल के लिए शांत रहें और आत्मनिरीक्षण करे, खुद के बारे में सोचे, ये चाहते हैं। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से मिलता है, स्टॉप ऑल एक्टिविटी एंड इंट्रोस्पेक्ट इन साइलेंस। एकांत में बैठ के, साइलेंस में बैठ के भैया अपने बारे में विचार मग्न होकर सोचे। ठीक है, खुद के बारे में सोचे, सिंपल अगर एक लाइन में कहे तो। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट डिड एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को एम हेमल क्या कहते हैं, द मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये वो तीनों ही चीज कहते हैं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर जितना भी लिखा गया है सभी को, सभी कुछ कहा था उन्होंने। साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर बिकॉज। साहिब आलम क्या था, अब और खुद का मालिक नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि ही गोट अ जॉब एट अ टी स्टॉल। हाँ, यही ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि उसे एक नौकरी मिल गई थी एक चाय के दुकान पे। ठीक है, जहाँ उसे 3 वक्त का खाना और 800 रुपये पर मंथ मिलते भी थे। तो इस वजह से वो अब अपना मालिक खुद नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 60, द थीम ऑफ डीप वाटर इज। जो डीप वाटर चैप्टर है इसका थीम क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये कहानी क्या सिखाती है हमें, कि कैसे अपने डर पर काबू पाया जाता है और उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है। तो इस चीज को बताता है ये कहानी, तो भैया वही उसका थीम हो जाएगा।
और यहाँ पर आंसर में देख लेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर, नहीं, ओवरकमिंग फियर विथ करेज, हाँ ठीक है, साहस के दम पर क्या, अपने डर से उभरना, उससे बाहर निकलना, ठीक है, और डिटर्मिनेशन की मदद से। तो ये हमारे यहाँ पर 60 मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एक बात और मैं कह देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस और लगभग 60 है मेरे पास, ठीक है, पर क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके लिए, आपको कितना इसको देखने का इच्छा है नहीं है, तो मैं अभी उस पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी ले आऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और वीडियोस लाने वाला हूँ और कुछ शॉर्ट्स में डाल दूंगा, जिसमें आपके जो इजी टाइप वाले, रिपीट तो होते हैं वो क्वेश्चन भी, लेकिन इजी टाइप वाले एमसीक्यूज जो होंगे उसके अंदर रहेंगे और आप उनको भी कर लेना, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। चलिए।